बहुत अच्छा संचालन किया। आज बहुत सही समय में हम लोगों ने इसको कंक्लूड करने में कामयाबी हासिल की है। तो आज सबसे पहले तो मैं अपनी बात रखने से पहले अपने उन सभी महान संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को स्मरण करता हूँ और नमन करता हूँ। साथ ही साथ जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जो हमारे दिवंगत महान भाव हैं, जिन्होंने गत 15 वर्षों में अपने इस महान संगठन के लिए, महान लक्ष्य के लिए कार्य करते हुए जो अपना योगदान किया है, उनको भी मैं चरण वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। साथ ही साथ अपनी बात रखने से पहले आप सभी को आज 67 में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस पर मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो 16वां स्थापना दिवस है, उसकी बहुत सफल कामयाबी के लिए सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनको मंगल कामनाएं करता हूँ। आज की इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में अध्यक्षता कर रहे माननीय अध्यक्ष पूर्व एमएलसी धर्म प्रकाश भारती जी, जो इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। दूसरे हमारे और अन्य महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जिसमें राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा माननीय महेश्वर बौद्ध जी हैं, और हमारे दूसरे सबसे वरिष्ठतम जम्मू कश्मीर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय तुलसीदास बौद्ध जी हैं। उनको मैं प्रणाम करते हुए, उनको अभिवादन करते हुए आज की इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में मुख्य वक्ता की हैसियत से उपस्थित इंजीनियर सुदूदन बौद्ध जी, जो महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं, माननीय सीडी बौद्ध जी, जो पहले पूर्व नाम जिनका चरणदास प्रजापति था। आप ये बात देख रहे होंगे कि यहाँ बहुत सारे नामों की साथ जो जाति का बंधन था वो समाप्त हुआ है। ये बहुत एक नई गौरव की बात है जो हम लोगों की तो वो मीटिंग संज्ञान में चल रही रहने। है। दूसरे हमारे हाँ, चल रही ना। वक्ताओं में इंजीनियर राजसी बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, हिमाचल के, लद्दाख के, पंजाब के, चंडीगढ़ के। और उनके कार्यों से अभी जब वो बोले, हम लोगों ने सब सुना कि वो कितना मेहनत से इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। दूसरे हमारे अगले वक्ता माननीय खेमचंद बौद्ध जी, जो राष्ट्रीय प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रभारी हैं गुजरात के, महाराष्ट्र के, दादर नगर हवेली के, अंडमान द्वीप समूह के। ऐसे ही हमारे अगले वक्ता माननीय आशाराम बौद्ध जी हैं, जो प्रदेश संयोजक हैं छत्तीसगढ़ से, जिन्होंने अपनी बातें रखी। और माननीय ईश्वर कड़वे बौद्ध साहब, जो महाराष्ट्र प्रदेश के माननीय संयोजक हैं, उनको सबको मैं अभिवादन करते हुए, और साथ साथ जो तमाम हमारे महानुभाव जो कई वर्षों से भारत को बौद्धमय बनाने का लक्ष्य लेकर संघर्षरत हैं, और इस आज के अधिवेशन में और गत 3 दिनों से 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर और आज 14 अक्टूबर समापन का दिवस है, लगातार जो इसमें सम्मिलित होकर के अपने विचारों से और अपनी उपस्थिति से इस अधिवेशन की गरिमा बढ़ा रहे हैं, मैं उन सब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उन सबको अभिवादन पेश करता हूँ। साथियों और मित्रों,
हम लोग ये महसूस करते हैं कि ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, तो हमारे वैसे देश में कोई संगठनों की कमी नहीं है, लेकिन इसमें ऐसी क्या खास बात है जो आज हम देखते हैं कि इतने सारे लोग पूरे देश भर के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यों से प्रभावित हैं, और प्रभावित ही नहीं, रातों दिन 365 संघर्षरत रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संघर्ष है, तो उस संघर्ष की पृष्ठभूमि को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो विद्वान साथी हैं, जो इंटेलिजेंट फंक्शनरीज है, उसने इसको समझा है कि बस आपका पूरा संघर्ष एक तरीके से इस जातीयता के खात्मे के लिए है, और उस जातीयता का खात्मा का परमानेंट सॉल्यूशन और एकमात्र सॉल्यूशन बुद्धिज्म है। देश के अंदर देश को बौद्धमय बनाना, प्रबुद्ध भारत बनाना, ये इसका एकमात्र हल है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ये काम बचपन से ही एक तरीके से उनके उसमें उनके उद्देश्यों में शामिल रहा है। जब 1916 में, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि कास्ट ही बाबा साहब के संघर्ष का, पूरे संघर्ष का एक तरीके से एक कहना चाहिए केंद्र बिंदु है। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी में 1916 में जब वो पढ़ रहे थे, तो वहां उन्होंने जो अपना जो उनको सब्जेक्ट पर बोलना था, तो उन्होंने सब्जेक्ट को चुना कास्ट इन इंडिया। 1916 में बाबा साहब की आयु, मैं समझता हूं कि 16 और 9 25 वर्ष की आयु में उन्होंने दुनिया के पटल पर जाकर के इस कास्ट को उजागर किया, और कास्ट को लेकर के 1936 में फिर उन्होंने बहुत सारा बीच का संघर्ष करते हुए हम देखते हैं कि जाति तोड़क मंडल के अंदर भी उन्होंने इस जाति के एनिलेशन के लिए उन्हें स्पीच देनी थी, लेकिन वो प्रोग्राम पोस्टपोन्ड होने की वजह से फिर बाद में वो कास्ट एनिलेशन ऑफ कास्ट के रूप में हम लोगों के सामने है। तो 1916 1936 यानी 2 दशक बाद भी वो कास्ट के ऊपर सेंट्रलाइज रहते हैं, केंद्रित रहते हैं। और उसके बाद आगे चल करके फिर अगर हम देखें तो 1956 में भी जो उनका कन्वर्जन है, जो बुद्धिज्म के लिए जो उनका कन्वर्जन है, तो वो भी कास्ट के कारण है। तो हम लोग जो बहुत सारे साथी इसमें उपस्थित हैं, और कास्ट की जो प्रॉब्लम है उसको बहुत कम तरह आंकते हैं, तो ये बात हमारी एक जैसे भूल रहेगी अगर हमने कास्ट को कमतर आंक करके हम चलते हैं। तो 1956 में जो बाबा साहब ने हिंदू धर्म का परित्याग किया, तो उसके पीछे भी कास्ट है। और आज खुशी की बात है कि 14 अक्टूबर जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का स्थापना दिवस भी है, तो धम्म चक्र परिवर्तन का जो एक धम्म क्रांति है, तो वो आज हम उसके हिसाब से इसको आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। इससे आगे अगर हमारे दूसरे रहबर हैं, दूसरे जो मसीहा हैं, तो हम मान्यवर काशीराम जी को आज 21वीं शताब्दी में देखते हैं। तो उन्होंने भी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को ही लेकर के इस अपनी लाइफ में परिवर्तन किया। उन्होंने भी बताते हैं कि जब उनको कोई जानकारी नहीं थी, पूना महाराष्ट्र के अंदर कई साथी बहुत उन्होंने अपनी बातें रखी हैं या मौजूद हैं, तो उनको महाराष्ट्र के माध्यम से जो जहां वो सर्विस में थे करके, मतलब एक्सप्लोसिव रिसर्च डेवलपमेंट अथॉरिटी में, तो वहां उनको ये कास्ट एनुलेशन ऑफ कास्ट की जो बुक दी गई, तो उससे उसको उन्होंने इतना गहराई से समझा कि उसको एक रात में 3 बार पढ़ा।
यानी एनिलेशन ऑफ कास्ट, कास्ट का भी, उनको भी कास्ट ने ही प्रभावित किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो हमारे आरबीएम के जो यहाँ संस्थापक और उनके एसोसिएट्स इस अधिवेशन में उपस्थित हैं, मैं उनका यही कहते हुए आभार व्यक्त करूंगा, धन्यवाद का साधुवाद करूंगा कि उनके अंदर भी ये जो टीस है आरबीएम के संस्थापकों के अंदर, संस्थापकों के अंदर, तो वो ये कास्ट की टीस है। उन्होंने बाबा साहब को और महानायक काशीराम जी को समझने के बाद, पढ़ने के बाद ये सोचा कि इस कास्ट का अगर खात्मा करना है तो इसका एक ही इलाज है, और वो सिर्फ और सिर्फ सांस्कृतिक तौर पर, धार्मिक तौर पर हमें भारत को प्रबुद्ध भारत या बौद्धमय भारत बनाने के जो हमारे महापुरुषों का, जो हमारे रहबरों का, मसीहाओं का जो हमारे लिए संदेश है, उसको आगे लेकर के चलना होगा। आज हम देखते हैं कि ये जो आरबीएम के संस्थापक हैं, इनमें से कई लोग सत्ता की बहुत बड़ी चमक धमक के बीच में रहे हैं, लेकिन चूंकि ये उनको टीस थी, तो इसलिए वो सत्ता की जो चमक दमक है वो भी उनको बाउंड्री में नहीं रख पाई, वो उन्हें बंदिश उनके ऊपर नहीं लगा पाई। और अभी कल जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी उनको जब संबोधन कर रहे थे, तो उन्होंने ये बात उजागर की कि उनको कितना बंदिश लगाने की कोशिश की कि भाई मैं आपको इतने ऊंचाइयों तक ले जाने के बाद और आपको आगे ले जाने के लिए, लेकिन उनका चूंकि टीस उन्हें दूसरी थी, तो इस कारण आज हम देखते हैं कि हमारे ऐसे जो जाबाज योद्धा हैं, जो बाबा साहब के और महानायक काशीराम जी के संदेशों को लक्ष्य तक, मंजिल तक ले जाना चाहते हैं, वो लोग उस सत्ता की चमक दमक को एक तरफ छोड़ते हुए, तिलांजलि देते हुए, आज कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक और गुजरात से लेकर बंगाल और अरुणाचल और आसाम तक सारे देश भर में जो परचम आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का जो हमें दिखाई देता है, वो निश्चित ही साधुवाद के पात्र हैं। और आज इसको मंजिल तक, इस कारवां को ले जाने के लिए वो सक्रिय हैं पूरे त्याग और समर्पण के साथ। तो उनको हम आज इस मौके पर, आज इस राष्ट्रीय अधिवेशन में हमें ये उनको, उनका ये जो ड्यू है वो जरूर उनको अर्पित करना चाहिए। मैं अपनी तरफ से उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हुए उनका अभिवादन करता हूं कि उन्होंने, क्योंकि मेरी अपनी ये बहुत ख्वाहिश थी 2017 में, जब मैंने माननीय बहन जी से ये अनुरोध किया कि बहन जी, समाज की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं, तो उस समाज की कोई भी लड़ाई कामयाब नहीं हो पाती है, चाहे भले ही वो राजनीतिक लड़ाई हो, वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती है। तो इसलिए हमको गैर राजनीतिक तौर पर समाज को तैयार करना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये बात रखी तो उनको पसंद तो नहीं आई, लेकिन चूंकि मैं इस बात को समझ चुका था, तो मैंने 2017 में चुनाव के बाद 2 सितंबर को आदरणीय बहन जी से अपनी अनुमति लेते हुए, और मैं इस फिराक में था, इस कोशिश में था कि मुझे कहीं गैर राजनीतिक संगठन से जुड़ना चाहिए। तो मैं 2017 से लेकर के 5 साल तक बहुत सारे संगठनों के लोगों से मिला, पूरे देश भर में मिला, और पैसा भी मेरा, समय भी मेरा लगा, लेकिन मैं कहीं भी ज्यादा संतुष्ट नहीं हो पाया। लेकिन जब मुझे ये पता चला 2022 में कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा नाम का एक संगठन है जो बहुत ही अनुशासित है, अपने डिसिप्लिन के साथ, अपने त्याग के साथ, अपने ज्ञान के साथ कार्यरत है, और पिछले 15 सालों से, पिछले 15 वर्षों से, 14-15 वर्षों से वो कार्यरत है। तो मुझे जब जानकारी हुई, और ये जानकारी हुई कि ये, इसका जो मुख्यालय है उत्तर प्रदेश में ही है और आगरा में है, तो मैं 2022 में आगरा जाकर के मैंने संपर्क किया, और जब मेरी बातचीत हुई और मैंने जब समझा कि हाँ, इस संगठन के अंदर कुछ अपनी एथिक्स हैं, तो मैंने फिर आगे काम करने के लिए मन अपना तैयार किया अपने आप को। और इसका जो 15वां राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ लुम्बिनी नेपाल में,
तो मैं अपने 2-3 साथियों के साथ वहां शामिल हुआ। 5 दिन का वो वहाँ कार्यक्रम था। मैंने 5 दिन उसको बारीकी से सोचा, समझा, सारा अनुशासन देखा, उनके लक्ष्य को देखा, उनके कार्य का जो उनका काम करने का जो सिस्टम है उसको समझा। तो मैं पूरा संतुष्ट होकर के अभी, हालांकि आप सब में मैं ही इसमें एक तरीके से सबसे जूनियर कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं खुश हूँ कि मैं जूनियर होते हुए मैंने ये तय किया है कि मुझे ज्यादा तेजी के साथ काम करना होगा, क्योंकि जूनियर आदमी अगर किसी से कंपटीशन करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो ज्यादा काम करे, अपने सीनियर्स से ज्यादा काम करे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये तो अभी जो हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय भारती बौद्ध जी, तो वो अपनी बात रखेंगे, तो शायद मेरे काम के बारे में उनको कुछ याद ध्यान होगा तो बताएंगे। हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूँ कि ये जो आज का जो समय है, तो ये भावनाओं से या दिल से हम अगर खाली करना चाहेंगे तो शायद पूरा नहीं हो सकता। दिल के साथ साथ हमें दिमाग का भी इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये जो संघर्ष है वर्तमान में, ये फिजिकल फाइट नहीं बल्कि विजडम की फाइट है। और भीड़ से भी हमारा काम नहीं चल सकता, क्योंकि मैं कल माननीय के बहुत साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि 2-3 लोग जो है काफी लोगों को मतलब मैनेज करते हैं। जैसे बस में जो लोग बैठे होते हैं तो 3 आदमी 60 आदमियों को मैनेज करते हैं। तो वैसे तो भीड़ का मैं मानता हूँ कोई दर्शन नहीं होता, भीड़ खुद में एक दर्शन है, लेकिन फिर भी इसके लिए जो हमारा जो जो अनुशासन है, जो हमारा जो एक इंटेलेक्चुअल प्रेशर है, ये हमेशा सुपरसीड करता है। तो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रेशर, आज हम देखते हैं कि हमारे पास भीड़ तो खूब है, लेकिन हमारा जो इंटेलेक्चुअल प्रेशर है, जो कभी बाबा साहब के पास था, जो कभी बुद्ध के पास था, जो कभी काशीराम जी के पास था, तो वो इंटेलेक्चुअल प्रेशर भी हमको अपना सजोना होगा। साथ साथ किसी ने कहा है कि एक्शन से ज्यादा महत्वपूर्ण इम्प्रेशन होता है। जो भी हम काम करते हैं, तो अगर उसका कोई इम्प्रेशन नहीं बनता है, कोई छाप नहीं बनती है, कोई छाप नहीं छूटती। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी कथन है कि ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हम कितने चले हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हम कितने सही चले हैं। तो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में कार्य करते हुए ये महसूस हुआ है कि यहाँ कोई भी काम अगर हम महत्वपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं, सही तरीके से करना चाहते हैं, तभी हमारी गिनती होगी। अदरवाइज तो हम लोग अगर काम भी करते रहे और उसका कोई इंप्रेशन नहीं दे पाए, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा हम लोग स्वयं में संतुष्ट हो ले भले ही, लेकिन हम एक मंच पर, एक प्लेटफार्म पर तभी हमको ये महत्व मिलेगा जब हमारे काम का इंप्रेशन होगा। और इसके लिए हमें बताया गया है कि जैसे 3D, 3P, 3T ये सूत्र हैं। काशीराम साहब के टाइम में 3D का सूत्र था कि नंबर 1 आप डिटरमिन्ड हो, नंबर 2 आप डेडिकेटेड हो, और नंबर 3 आप